don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन टीचर्स अड्डा के इस YouTube मंच पर। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार, आप सभी जानते हैं, और हम लोग उपस्थित हो गए हैं आज संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, एक बार मुझे सूचित कर देंगे। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन टीचर्स अड्डा के इस YouTube मंच पर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य के विषय में। रघुवंश महाकाव्य जो है वो UGC नेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, परंतु अभी ये जो है DSSB में भी इसके प्रश्न आते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है ऐसा? पढ़ने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य के। आ रही है आवाज़? हाँ जी, ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, मेरे फ़ोन पर आ रही है। तो हम लोग जो हैं रघुवंश महाकाव्य को पढ़ने वाले हैं। रघुवंश महाकाव्य TGT UP TGT में नहीं है, पर PGT में लगा हुआ है, और इसमें DSSB में भी इसके प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो इसके अतिरिक्त भी हैं, UGC नेट के अतिरिक्त, ये आप लोगों के लिए भी सहायक होगा, इसलिए ये आप सब लोग इसके लिए पढ़ सकते हैं। हम लोग थोड़ी सी चर्चा पहले इसके विषय में कर लेते हैं। उसको आरंभ करें उससे पहले हम लोग इस मंत्र के अंश की ओर ध्यान देते हैं कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। एक पुरुषार्थी व्यक्ति कह रहा है कि पुरुषार्थ मेरे दाएं हाथ में है और विजय मेरे बाएं हाथ में है। ये आत्मविश्वास हम सभी में होना चाहिए कि हम कोई भी प्रयास जब करते हैं तो निश्चित ही विजय फिर हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाती है। ये बात जो है अथर्ववेद का मंत्र हमें कह रहा है, हे परमात्मा, मैं दक्षिण हस्त से कर्म कर रहा हूँ तो विजय मेरे सव्य हस्त में है, बाएं हाथ में है। तो आप लोग भी जब अपनी तैयारी को करने लगे हैं, निश्चित रूप से अपने मन में विश्वास रखिएगा कि हम तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही परीक्षाएं जो हैं वो हम पार कर पाएंगे और उनमें हम सफल होंगे। और मैं आपके लिए संबोधन प्रयोग करना चाहता हूं, मैं आपको भावी अध्यापक के रूप में संबोधित करना चाहता हूं कि निश्चित ही आप लोग भावी अध्यापक हैं और निश्चित ही आप लोग आने वाले समय में अध्यापक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बनेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। रघुवंश महाकाव्य का थोड़ा सा परिचय हम लोग जानते हैं कि सूर्यवंशी राजा दिलीप के वर्णन और इसका अवसान राजा अग्निवर्ण से होता है, रघुवंश का प्रारंभ। और इस काव्य को कालिदास की अंतिम कृति के रूप में जाना जाता है। इसकी कथा 19 सर्गों में निबद्ध है। कुल 1569 श्लोक हैं, जिसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का सुंदर वर्णन है। 31 में से 2 राजा ऐसे हैं जिनका जीवन का वर्णन नहीं है, केवल नाम का उल्लेख है। बाकी 29 राजा ऐसे हैं जिनके जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आप कृपया आपसे निवेदन है कि अपने मित्रों तक, अपने सर्कल में इस लिंक को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो मित्र लोग हैं वो भी इसको देख सकें। तो इसमें 2 राजाओं में नाम आता है मनु का, वैवस्वतो मनुर्नाम, और दूसरा नाम जो है वो संभवतः इक्ष्वाकु होना चाहिए। मुझे इसका अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इक्ष्वाकु मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो दूसरा नाम इक्ष्वाकु का है, जिनका वर्णन इसमें जीवन का वर्णन नहीं है। रघुवंश महाकाव्य जो है, हम इसकी चर्चा करते हैं प्रथम सर्ग की। तो अनुष्टुप छंद में है। इसके देवता जो हैं, मंगलाचरण में जिन देवता की स्तुति की गई है वो शिव और पार्वती हैं। ये मुख्य बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए रघुवंश के विषय में। महाकवि कालिदास जो हैं इसके प्रणेता हैं। महाकाव्य यह विधा है। 19 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में 95 श्लोक हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं TGT लेवल पर भी पूछे जाते हैं, PGT लेवल पर भी पूछे जाते हैं, और UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर भी पूछे जाते हैं। कितने सर्ग हैं, प्रथम सर्ग लगा हुआ है तो इसमें कितने श्लोक हैं। उपजीव्य काव्य जो है इसका रामायण है, और इसी के साथ जो नायक हैं रघुवंश के वो दिलीप हैं। नायिका सुदक्षिणा है।
अंगिरस जो है वो श्रृंगार है, ये ध्यान दीजिएगा। स्थाई भाव रति है, रीति कालिदास की वैदर्भी है ही, और गुण जो है वो प्रासाद है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। प्रमुख पात्र जो हैं वो दिलीप, वो राजा हैं। रघु दिलीप के पुत्र हैं। ये पूरी आरंभ के कुछ राजाओं की वंशावली है। रघु के पुत्र, दिलीप के पुत्र जो हैं वो रघु हैं, और रघु के पुत्र हुए अज। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुधा पूछा जाता है कि इसके पुत्र कौन हैं, किसके पुत्र कौन हैं। और दशरथ जो हैं वो अज के पुत्र हैं, और दशरथ के पुत्र हुए राम। ये एक वंशावली जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, कुलगुरु कौन है इनके, वो हैं वशिष्ठ। आपने देखा ही होगा प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के पास जाते हैं अपने शंका के लिए या अपनी परेशानी को लेकर के दिलीप। सुदक्षिणा मगध देश की राजकुमारी हैं, और सुदक्षिणा का सहचर है महिष। कुंभोदर है, वो शिव का सेवक है। नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। इतने पात्र हैं इसमें। कुछ मुख्य बातें जो इसकी हैं वो ये हैं कि प्रथम राजा जो हैं वो वैवस्वत मनु है, और रघुवंश का वर्णन दिलीप से प्रारंभ होता है। प्रथम सर्ग में दिलीप की कथा आती है। 3 श्लोकों में दिलीप का वर्णन, ये कुछ अच्छा मुख्य जो बात है ये कुछ नहीं, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को थोड़ा सा देख लेते हैं कि शिव पार्वती की वंदना होती है आरंभ में, क्योंकि प्रथम सर्ग लगा हुआ है, और इसको एक बार कथा वस्तु की दृष्टि से देख लेना इसलिए आवश्यक है कि इसको एक बार इस तरह से पढ़ने से प्रश्न जो हैं वो ठीक होने लगते हैं। रघुवंश के फिर गुणों का वर्णन आता है, फिर राजा दिलीप की मधुवंश में उत्पत्ति का वर्णन है, उनकी कीर्ति का वर्णन होता है। फिर पुत्र न होने के कारण पृथ्वी की पालना या रक्षा में मंत्रियों को नियुक्त कर राजा दिलीप जो हैं वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रानी सहित चले जाते हैं। अपना दुख गुरु को, वशिष्ठ को बताते हैं। वशिष्ठ जो है वो ध्यान से राजा के संतान न होने का कारण जानकर राजा से कहते हैं कि इंद्रलोक से लौटते समय आपने कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की थी, इस कारण उसने शाप दिया कि मेरी संतान के आराधन के बिना राजा को संतान नहीं होगी। अच्छा, ये प्रदक्षिणा क्यों नहीं की थी? वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो उनकी पत्नी है सुदक्षिणा, वो उस समय रजस्वला थी और ऋतु दर्शन उनका चल रहा था काल। उस समय में पूजा अर्चना जो है वो नहीं की जाती, ऐसा विधान किया गया है। इस कारण से उन्होंने पूजा अर्चना नहीं की। आकाश गंगा में दिग्गजों के स्नान करने के कारण से वह शाप, जो शाप कामधेनु ने दिया था, वो राजा को और राजा के जो सारथी हैं उनको नहीं सुनाई दिया। इस समय वह गौ वरुण के यहाँ यज्ञ में है, कामधेनु गौ। जिस समय दिलीप जो हैं वो वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं तो कामधेनु वरुण के यहाँ यज्ञ में हैं। उसकी पुत्री नंदिनी जो है वो हमारे यहाँ है, इसकी तुम विधि पूर्वक टहल करो। जब यह चले तो तब चलो, बैठे तो बैठो, पानी पिए तो पानी पियो, ऐसा आदेश दिया वशिष्ठ ने। इसके सोने पर ही शयन करो, आते जाते समय रानी भी इनकी पूजा करें, और इस प्रकार करने से ये प्रसन्न हो जाएगी, मनोरथ पूर्ण कर देगी। राजा ने यह स्वीकार किया। रात्रि को गुरुजी की बताई पर्णशाला में दोनों सो गए। ये जो बातें हैं ये प्रथम सर्ग की हैं। और अंतिम जो छंद है इसका वो है प्रहर्षिणी। मेरे विचार से कहीं लिखा होगा या नहीं लिखा तो आप ध्यान दीजिएगा। अनुष्टुप छंद में है ये पूरा श्लोक, पूरा सर्ग जो है अनुष्टुप, लेकिन अंतिम जो श्लोक है वो प्रहर्षिणी छंद में है। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। तब तक पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये संक्षिप्त सी जो जानकारी है वो आपके लिए है, आपको इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेने चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पहला जो हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, प्रश्न की संख्या लिख करके उत्तर दीजिएगा। तो ये रहा पहला प्रश्न। कालिदास की क्रमानुसार रचनाओं में रघुवंशम किस प्रकार की रचना है? शीघ्रता से उत्तर दीजिए। हमें आज 50 से अधिक प्रश्न करने हैं, 45 मिनट हैं, तो समय अधिक नहीं दे पाएंगे हम आपको, बस उत्तर देते चलिएगा शीघ्रता से। मैं देख रहा हूँ प्रीति कुमारी जी, मनीषा मुत्रेजा जी, साउंड क्वालिटी ठीक कर ली गई है, लीलाधर शर्मा जी और प्रीति जी, विपुल कुमार जी, लीलाधर जी,
आप सब लोग जुड़े, आपका स्वागत। प्रीति कुमारी जी, संगीता यादव जी, लवली किड्स। चलिए ठीक है, और इसका उत्तर जो है वो है छठा नंबर पे ये रचना आती है। अंतिम रचना है, कालिदास की 6 रचनाएं हैं, तो उनमें छठे नंबर पर ये रचना आती है, ये ध्यान देने की बात है। दूसरा है, रघुवंशम में कुल कितने सर्ग हैं? शीघ्रता से उत्तर दीजिए, सरल सरल से प्रश्न हैं। आधे उत्तर हम जो हैं वो भूमिका और भाग में जान चुके हैं। उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है पहले प्रश्न का, प्रीति कुमारी जी। दूसरे नंबर पर रेखा सांगवान जी, और मनीषा मुत्रेजा जी तीसरे नंबर पर। लो मनीषा जी, आपकी शिकायत रहती थी मैं आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आज आपने उत्तर दिया सबसे पहले तो आपका नाम भी आ गया है। रघुवंश में जो है वो 19 सर्ग हैं, ये ध्यान रखने की बात है। सबका उत्तर ठीक होगा, इसमें 2 का डी नहीं, सी उत्तर है। और सी उत्तर देने वालों में जो है रेखा सांगवान जी सबसे पहले हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा, शीघ्रता से बढ़ते चलेंगे। रघुवंश में कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? यह प्रश्न टीजीटी लेवल पर या DSSB लेवल पर नहीं आता है, यह यूजीसी नेट का प्रश्न है। यूजीसी नेट की कक्षा भी हमारी है ये मुख्य रूप से, तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है यूजीसी नेट के लिए। खुशबू शुक्ला जी, प्रीति कुमारी जी, सी लिखा आपने, केवल प्रश्न का उत्तर नहीं, संख्या नहीं लिखी है। और इसका जो उत्तर है वो 22 छंदों का प्रयोग हुआ है रघुवंश में, और प्रथम जो सर्ग है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इससे प्रश्न आपका गलत ना हो जाए परीक्षा में। चलिए ठीक है, तीसरे प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे का बी उत्तर है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, रघुवंश महाकाव्य में राम किस कोटि के नायक हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। 3 का भी उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम मेरे पास है प्रीति कुमारी जी, उनके बाद राहुल गुप्ता हैं, फिर रेखा सांगवान जी ने भी ठीक उत्तर दिया है, मनीषा जी, खुशबू जी, राहुल जी, तो बिल्कुल ठीक उत्तर हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है देखते हैं, और बिल्कुल ये धीरोदात्त नायक हैं रघुवंश के राम। ठीक है जी, ये ध्यान रखने का विषय है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 5वां, रघुवंश के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम सर्ग का नाम क्या है? मल्लिनाथ टीका में इसका नाम हमें दिखाई देता है, अगर आप मल्लिनाथ टीका पढ़ते हैं तो। और 4 का ए उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम है प्रीति कुमारी जी, फिर राहुल जी, सबका उत्तर ठीक है। खुशबू जी, संगीता जी, रेखा सांगवान जी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और जो रघुवंश के प्रथम सर्ग का नाम है जी, वशिष्ठ आश्रम प्रवेश, सी, 5वें का सी उत्तर है। शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले ठीक उत्तर देने वालों में मुझे दिख रहा है रेखा सांगवान जी ने उत्तर ठीक दिया है, संदीप कुमार जी ने उत्तर ठीक दिया है, मनीषा जी, खुशबू जी, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। और छठा प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, टीजीटी लेवल पर भी पूछा जाता है, DSSB में, और ये DSSB की पीजीटी की परीक्षाएं अभी होने वाली हैं। तो आपके लिए ये जो सारे प्रश्न हैं ये बिल्कुल पीजीटी वालों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना यूजीसी नेट वालों के लिए। इसका उत्तर जो है वो 95 है, आप सभी का उत्तर ठीक आएगा मुझे ऐसा लगता है। छठे का ए उत्तर देने वालों में सबसे पहले संगीता जी हैं, और प्रीति कुमारी जी ने गलत उत्तर दे दिया, कोई बात नहीं है। बाकी मनीषा जी, संदीप जी, राहुल जी, ठीक है सबका। 7वां प्रश्न आपके सामने रहा, शीघ्रता करेंगे, प्रश्न अधिक से अधिक हो ये उद्देश्य है। रघुवंश में रामावतार का वर्णन किस सर्ग में है? ये यूजीसी नेट लेवल का प्रश्न है। राम अवतार का वर्णन किस सर्ग में है? मैं इसलिए भी ये बता रहा हूं कि हर विद्यार्थी जो है वो ये चाहता है कि मैं परीक्षा के लिए जितना पढ़ना है उतना ही पढूं। ऐसा नहीं कि आप इनको देखने के चक्कर में अपने टीजीटी की जो समय है वो ऐसे प्रश्नों की ओर लगाएं। तो टीजीटी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यूपी में भी और DSSB में भी। राम अवतार का वर्णन जो है जी वो 9वें सर्ग में है, ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में रावण वध किस सर्ग का नाम है? यूजीसी नेट में पूछा गया है। 7वें प्रश्न का उत्तर देने में सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो ए किसी ने नहीं दिया अब तक, सबका उत्तर गलत है भैया। ठीक है जी। 8वां प्रश्न आपके सामने रहा कि रघुवंश में रावण वध जो है वो कौन से सर्ग का नाम है? और रावण वध जो है वो 12वें सर्ग का नाम है। ठीक है जी, ये ध्यान देने का विषय है। 9वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश के 14वें सर्ग का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, देखें सबसे पहले उत्तर कौन देता है।
14वें सर्ग का नाम क्या है? रघुवंश के 14वें सर्ग का नाम 9 का उत्तर सबसे पहले किसका आता है? समय पूरा हो गया है। रघुवंश के 14वें सर्ग का सीता परित्याग, नौ का सी उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला जो नाम दिख रहा है वो दिख रहा है ठीक उत्तर देने वालों में संगीता जी का, फिर मनीषा जी का भी उत्तर बिल्कुल ठीक है। बाकी ठीक है जी, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश के अंतिम सर्ग में किसका वर्णन है जी? रघुवंश के अंतिम सर्ग में किसका वर्णन है? देखिए किसका उत्तर ठीक आता है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में किसका वर्णन है? मनीषा जी, खुशबू जी और संगीता यादव जी, राहुल गुप्ता जी। अग्निवर्ण जो है वो अंतिम राजा हैं, तो उन्हीं के श्रृंगार का वर्णन इसमें आता है अंतिम सर्ग में। 11वां प्रश्न आपका है, कुल कितने श्लोक हैं रघुवंश में? अभी हमने बताया था। देखना यह है कि किसको याद हो गया है। 10वें प्रश्न का बी उत्तर देने, सब उत्तर आपने ठीक दिए हैं बिल्कुल। 10वें का उत्तर सबका ठीक है, जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो सबका ठीक है एक साथ। ये महत्वपूर्ण बात है कि कितने श्लोक हैं, इसका उत्तर देखना है। अभी आपको सबको बताया था 1569 श्लोक हैं, एक कम 70, 1569 श्लोक हैं। बहुत पूछ लिया जाता है। जी, 12वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में सर्वाधिक श्लोक किस सर्ग में है? सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? देखें कौन उत्तर देता है 12वें प्रश्न का। 11 का उत्तर ए देने वालों में मुझे सबसे पहला नाम दिख रहा है संगीता जी का, रेखा जी, राहुल जी, संदीप कुमार जी, मनीषा जी, लवली किड्स, प्रीति कुमारी जी गलत उत्तर दे गए, कोई बात नहीं, खुशबू शुक्ला जी। और सर्वाधिक श्लोक किस सर्ग में हैं? 12वें सर्ग में सर्वाधिक श्लोक हैं। सबसे बड़ा सर्ग जो है वो 12वां सर्ग है। 13वां प्रश्न इसी से आ गया है कि न्यूनतम श्लोक किस सर्ग में है। देखें न्यूनतम श्लोक किस सर्ग में है, शीघ्रता से बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी जुड़े हैं, यदि आपने इसको हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम वीडियो की रीच बढ़ेगी, संख्या बढ़ जाएगी थोड़ी सी, और उससे आपको उत्तर देने में और मज़ा आएगा। कंपटीशन का मज़ा जब होता है जब सामने वाले भी और अधिक लोग होते हैं। तो शीघ्रता से एक बार शेयर कर दीजिएगा। न्यूनतम श्लोक है 18वें सर्ग में, 13 का सी उत्तर आया है। बहुत सुंदर राहुल जी, मनीषा जी, आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। जो इन प्रश्नों का उत्तर देखता है जानता है, मतलब वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, 14वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में मुक्त रूप से श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है? श्रृंगार परक सर्ग कौन सा है रघुवंश में? श्रृंगार परक सर्ग कौन सा है रघुवंश में? 13 का उत्तर आ गया है। 14वें की बात करते हैं। अंशु भटनागर जी जुड़ी हैं, आपका स्वागत है जी। 14 का बी कह रहे हैं, 14वां सर्ग 19वें सर्ग में वर्णन हुआ है जी। अग्निवर्ण के श्रृंगार का वर्णन हुआ है। अभी हमने प्रश्न पूछा था कि अंतिम सर्ग में किसका वर्णन हुआ है, तो अग्निवर्ण के श्रृंगार का वर्णन हुआ है। तो कालिदास वैसे भी श्रृंगार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो उनका अंतिम ये रचना है और उसमें अंत में अग्निवर्ण के जो अंतिम राजा इनके रहे हैं उनका वर्णन है, उन्हीं से श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। 15वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है। अनुष्टुप, आर्या, उपजाति के वंशस्थ, कौन से छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? ये कुछ बेसिक से प्रश्न हैं। आप में से जो लोग नए जुड़े हैं आपका हार्दिक स्वागत है, मैं देख रहा हूँ।
तो कृपया हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है वो उपजाति का प्रयोग हुआ है। रघुवंश में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला छंद है उपजाति। 15 का सी उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला मनीषा जी का नाम दिख रहा है। 16वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में कुल कितने राजाओं का नाम सहित वर्णन है। लो भैया, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन सब के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर तब दीजिएगा। कितने राजाओं का नाम सहित वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16वां प्रश्न। पूरे मनोयोग से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। और 15 का 16वें प्रश्न का उत्तर जो है वो 31 है। सबसे जो अधिक वर्णन हुआ है, नाम सहित जो वर्णन हुआ है वो हुआ है 31 राजाओं का। 16 का ये उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला नाम दिखाई दे रहा है। संदीप कुमार जी कह रहे हैं 29, नहीं, 16 का भी नाम सहित जो वर्णन हुआ है। अगले प्रश्न से आपका उत्तर जो है वो समझ में आएगा प्रश्न क्या था। और 17वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में कितने राजाओं को जीवन वर्णन सहित वर्णित किया गया है। ये लीजिए, ये प्रश्न जो है आपके पहले प्रश्न को स्पष्ट कर देगा कि आपसे कहाँ त्रुटि हुई। तो कितने राजाओं का नाम सहित वर्णन था, ये प्रश्न था। अब जीवन वर्णन कितने राजाओं का किया गया है। करुणा गुप्ता जी, रेखा सांगवान जी, राहुल गुप्ता जी, मनीषा जी, संगीता जी, खुशबू जी, भैया महिलाओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है, अधिक है, बिल्कुल। और 17 का 29 है। अब देखो मैं ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न था जीवन वर्णन जो किया गया है वो 29 राजाओं का किया गया है, लेकिन नाम जो है वो 31 राजाओं के मिलते हैं। सबसे पहले जो हैं वो मनु हुए हैं और मनु के बाद जो है इक्ष्वाकु हुए हैं और उनसे अलग फिर दिलीप से आरंभ होकर के अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का वर्णन और हुआ है। तो ये प्रश्न जो है आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। प्रश्न क्या था, जीवन वर्णन पूछा गया है, दूसरा नाम सहित उल्लेख पूछा गया है। 18वां प्रश्न आपके सामने रहा, राम के चरित्र का वर्णन कितने सर्गों में है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। नाम सहित कितने राजाओं का वर्णन रामचरित जो है वो कितने सर्गों में है, अभी कितने सर्ग में है और कहां से कहां तक है, ये प्रश्न है। करुणा गुप्ता जी बी लिख रही हैं खाली, लेकिन आप संख्या भी लिखिएगा, प्रश्न की संख्या। तो 18 जो है वो 6 सर्गों में वर्णन आता है। और कि कौन से 6 सर्ग हैं वो अभी बताएंगे अगले प्रश्न पर। देखें आपका उत्तर जो है 18 का बी उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब संगीता यादव जी, करुणा जी बी तो कह रहे हैं पर कौन से का बी है ये नहीं पता। क्या बात है संगीता यादव जी, बहुत सुंदर उत्तर आपका। लो भैया, अगला प्रश्न पहला हमारा ये रहा कि किस सर्ग से किस सर्ग तक राम के चरित्र का वर्णन है। संगीता जी, लो जी, आपकी बात हमने मानते हुए प्रश्न भी बना दिया। अरे घटिका जी, चल पड़ी घटिका जी, घटिका जी का ध्यान रखते हुए चलिएगा। ये घटिका जी आपको कंप्यूटर पे ज़रूर मिलेंगी वहाँ पर, जब आप अब जो परीक्षाएं आपकी होंगी या हो रही हैं सब आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं। आपका जो पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न है, तो इसलिए कंप्यूटर पे आपको घटिका जी जो है वो दिखाई देती रहेंगी। समय रहते हुए आपको प्रश्न का उत्तर देना है। 19 का सी बिल्कुल ठीक है, और मैं इसके लिए सबसे बढ़िया मानता हूँ संगीता यादव जी को, जिन्होंने उत्तर प्रश्न से पहले दे दिया था। 20वां प्रश्न आपके सामने रहा, राजा दशरथ का वर्णन कौन से सर्ग में है जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा दशरथ का वर्णन कौन से सर्ग में है, किसके पुत्र थे, कहाँ वर्णन आता है, विचार कीजिएगा। घटिका जी आदेश दे रही हैं अभी थोड़ा ही उत्तर देने में, इसका हम लोग जल्दी करें। तो वर्णन जो मिलता है जी हमें 19 का उत्तर आया है, अभी 20 का उत्तर नहीं आया है। 9वें सर्ग में वर्णन मिलता है राजा दशरथ का, ध्यान दीजिएगा, 9वें सर्ग में राजा दशरथ का वर्णन आता है। अच्छा, ये जो प्रश्न है कि कौन से सर्ग में किसका वर्णन है, ये इस दृष्टि से प्रश्न है कि जिससे आपको ये ध्यान रहे कि कथा वस्तु कहाँ चल रही है, इसलिए ये प्रश्न है। पर ये प्रश्न कम पूछे जाते हैं।
अधिक नहीं पूछे जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, जिसे JRF चाहिए, उसका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं वो अपनी रखना चाहता, तो वो इन प्रश्नों पर भी विचार करे। और जो चाहते हैं कि भैया हमारा काम चल जाए, बस इस बारे में नेट हो जाए हमारा, तो वो एक बार को टाल मटोल कर सकते हैं, आँख बंद करके अपना सो सकते हैं। लेकिन वो JRF अगर चाहिए और हायर एजुकेशन में आपको सिलेक्शन चाहिए अपना, तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो ध्यान करने पड़ेंगे। संगीता यादव जी प्रणाम। बिल्कुल 21वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में आदर्श गृहिणी किसे कहा गया है भाई? रघुवंश में आदर्श गृहिणी किसे कहा गया है? सीता को, इंदुमती को, कौशल्या को कि कुमुदवती को? कुमुदवती कौन थी, किसकी पत्नी थी, किसकी बहन थी, ये सब चर्चा करेंगे अभी हम। इसीलिए ऑप्शंस पर ज़्यादा उत्तर नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं उन पर चर्चा आगे करके अगले प्रश्न जो हैं वो बने हुए हैं। 21वें प्रश्न का जो उत्तर है वो इंदुमती है। आपका उत्तर देखें किसका ठीक आता है। 21 का बी उत्तर देने वाला मुझे जो नाम दिख रहा है वो सबसे पहला नाम है प्रीति कुमारी जी का। मनीषा जी आपने बी लिखा ज़रूर है, पर प्रश्न की संख्या नहीं लिखी, ठीक है जी। और करुणा गुप्ता जी, मनीषा जी, ठीक है, बिल्कुल आपने लिख दिया, अब आगे ठीक कर लिया है। चलिए 22वां प्रश्न आपके सामने रहा, नंदिनी का वर्णन किस सर्ग में है? नंदिनी के नाम उल्लेख की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और नंदिनी के विषय में संपूर्ण वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है भाई? देखिए आपका उत्तर जो है वो कितनी शीघ्रता से आता है। 10 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5, और समय हो गया है जी पूरा। देखो भैया, समय आता है द्वितीय सर्ग में, क्योंकि प्रथम सर्ग में तो जो है वो वशिष्ठ के पास जाकर के अपना पूरा जान लेते हैं क्यों मेरे को पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, और वर्णन जो है फिर वो नंदिनी का आता है। रेखा सांगवान जी हमने आज ही ये सब पढ़ा है। जो हमारा पेड बैच चल रहा है TGT PGT के लिए, DSSB और UP TGT PGT के लिए, हमने आज रघुवंश पढ़ा है। 1 घंटा कल पढ़ा था, 2 घंटा आज पढ़ा, 3 घंटे में हमने पूरा रघुवंश पढ़ा है। तो आज जो आप लोगों का उत्तर गलत आया है किसी का, पढ़ने के कारण से आपने ये ध्यान नहीं किया कि पूरा वर्णन पूछ रहे हैं। जहाँ कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा मतलब पूरा वर्णन पूछ रहे हैं। ऐसे नामोल्लेख तो प्रथम सर्ग में हो जाता है, लेकिन नंदिनी का जो पूरा वर्णन होता है वो द्वितीय सर्ग में होता है, ठीक है जी। 23वां प्रश्न आपके सामने रहा, कौत्स रघु संवाद किस सर्ग में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। और देखें उत्तर कौन देता है सबसे पहले। कौत्स और रघु का संवाद कौन से सर्ग में आता है? आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि वैदिक साहित्य से आज हम लोग जो TGT PGT का एग्ज़ाम होने वाला है DSSB में, आपके लिए वैदिक साहित्य से 1.5 घंटे की कक्षा हम लोग लेकर के आ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पूरा वैदिक साहित्य जो है वो कवर कराने का हमारा विचार है। तो आज रात को आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा 8 बजे। 23वां प्रश्न है, कौन से में है? कौत्स रघु का संवाद वो पंचम सर्ग में है। 23 का भी उत्तर देने वालों में मुझे नाम दिख रहे हैं। सबसे पहले मनीषा जी हैं, उनके बाद प्रीति कुमारी जी हैं, और करुणा गुप्ता जी हैं, संदीप कुमार जी भी हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 23 का ये कह रहे नहीं, चतुर्थ में नहीं है जी, पंचम है कौत्स रघु संवाद जो है। 24वां प्रश्न आपके सामने रहा, कुश नायिका रूप अयोध्या संवाद किस सर्ग में है? चतुर्दश, पंचम, षोडश या सप्तम? कौन उत्तर देगा सबसे पहले इसका? मैं देख रहा हूं आपके सामने जो है मनीषा जी, संगीता जी। कुछ लोग फिर ऐसे बुरा मान जाते हैं हमारा नाम नहीं आया जी। आपका नाम आएगा भैया, जो उत्तर पहले दे देंगे उनका नाम बिल्कुल आ जाएगा। 24 का भी उत्तर आ रहा है पंचम सर्ग। सबसे पहले जो उत्तर आया है वो पंचम सर्ग को कह रही हैं, और षोडश सर्ग में वर्णन आता है। देखो पंचम सर्ग में कहाँ आ जाएगा जी, वहाँ तो रघु का वर्णन आ रहा है। नायकुश तो जो है वो राम के पुत्र हैं, तो वो राम के सीता परित्याग जो है वो 14वां, 13वां, 14वें सर्ग के बाद ये घटनाएं आती हैं। षोडश सर्ग में आया हुआ है। 25वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश में किस कोटि का मंगलाचरण है? भैया किसी का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए।
बहुत आएगा। आपका टीजीटी में भी आएगा, पीजीटी में भी आएगा, DSSB में और सब में आएगा, यूजीसी नेट, JRF सब का उत्तर आएगा इसमें। 25वें प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मैं आपको श्लोक याद करा देता हूँ। वागर्था, किसी को ऐसा नहीं है जो याद ना हो। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार कर रहे हैं वहाँ पर, जगतः पितरौ वंदे, किसको नमस्कार कर रहे हैं वो आप देखिएगा। किसकी स्तुति की गई है ये भी बता दीजिएगा मुझे। और ये रहा आपके सामने 25 का बी उत्तर देने वाला में सबसे पहला नाम जो मुझे दिखाई दिया है भाई, गलत भी आया है, गलत नहीं आना चाहिए था। 25 का भी उत्तर देने वालों में सौरभ जी, क्या बात है सौरभ जी, विलंब से आए पर आ गए। और सौरभ जी आपके लिए जानकारी है, आपका जहाँ तक मुझे लगता है पेड बैच चल गया होगा, आपकी समस्या आ रही थी। और 25 का हो गया। अच्छा 26 की शिव पार्वती की स्तुति है भैया, किसी का गलत होना नहीं चाहिए। 26 का सी, सबसे पहला नाम, सबसे पहला क्या, सभी पहले हैं, सौरभ कुमार जी, सारे सब लोग जो हैं, हरीश चंद्र जी हैं, संगीता यादव जी हैं, मंजू पवार जी हैं। मंजू पवार जी आप विलंब से हैं, कोई बात नहीं। 27वें प्रश्न से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारा बैच चल रहा है 5 जुलाई से, जिसमें हम लोग जो हैं टीजीटी, पीजीटी, DSSB और यूपी, टीजीटी, पीजीटी नहीं, पीजीटी तो यूपी पीजीटी है, टीजीटी जो है वो DSSB और यूपी टीजीटी की हम मूल ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने का हमारा जो है ये प्रकल्प है। 5 जुलाई से आरंभ हुआ है, अभी अधिक समय भी नहीं हुआ है। यदि कोई तैयारी कर रहा हो, करना चाहता हो और वो चाहता है कि मैं मूल ग्रंथों से पढ़ूं, तो हमारी कक्षा प्रतिदिन 2 घंटे की होती है, शाम को 5 बजे, ठीक है जी। तो समय 2 घंटे निर्धारित है, लेकिन हम पढ़ाते 2.5 घंटे तक भी हैं और कोई विषय हमने 3 घंटे भी पढ़ाने का प्रयास किया है। उद्देश्य जो है वो ये है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो। तो आप चाहते हैं DSSB या फिर यूपी, टीजीटी, पीजीटी इन सब बैच के विषय में लेना, तो आप हमारा जो है वो बैच ले सकते हैं। 1800 रुपये इसका मूल्य मात्र है, 1800 रुपये मूल्य इसका मात्र है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर जाएंगे, Y321 कोड डालेंगे तो आप 1800 रुपये मात्र दे करके इस बैच को खरीद पाएंगे इतने में। और बैच हमारे जो DSSB के लिए चल रहे हैं, कंप्लीट बैच चल रहा है DSSB का सेक्शन ए के लिए। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं जी सेक्शन ए का क्या करें हम, सेक्शन बी की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, कब तक का बैच है सर? हरीश चंद्र जी पूछ रहे हैं। बैच का समय हमारा रखा है, जो यूपी टीजीटी हमारा रहेगा उसका पाठ्यक्रम हम 1 अगस्त तक पूरा कर देंगे, और जो पीजीटी रहेगा यूपी उसका पाठ्यक्रम हम लोग 7-8 अगस्त तक पूरा कर देंगे, और जो DSSB रहेगा उसका पाठ्यक्रम हम लोग जो हैं वो 17 अगस्त तक था, शायद 17 अगस्त तक हम लोग पूरा कर देंगे। ये हमारा प्रकल्प है। प्रतिदिन 2-2.5 घंटे हम लोग पढ़ा रहे हैं और मूल पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो मूल पढ़े बिना सही नहीं होते हैं। मूल भी पढ़ते हैं, प्रश्नों से तैयारी करते हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं जो हमारे पेड बैच में हैं। और इसी के साथ कंप्लीट बैच सेक्शन ए को लेके चल रहा है। आप इसको परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहाँ इस बैच को देखिएगा, Y321 कोड डालिएगा तो सबसे कम मूल्य पर आपको बहुत सबसे अधिक डिस्काउंट जो है मिल करके बैच मिल जाएगा। और DSSB में नेचुरल साइंस वाला कोई आपका भाई बहन, सगा संबंधी, ताऊ चाचा मामा फूफा के यहाँ कोई हो तो उसको भी आप जो है ये कह सकते हैं कि आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं। मन संतुष्टि होती है तो, ज़बरदस्ती नहीं। महापैक भी है आपके लिए, जिसमें आप 12 महीने के लिए है, ऑफ़र चल रहा है, केवल 2 दिन के लिए अभी आपको पता लग जाएगा। महापैक आप ले लेंगे तो आपको कोई अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं, इतने में ही आपका काम हो जाता है, इसीलिए इसका नाम महापैक है। इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपी, DSSB, हिंदी, साइंस, नेचुरल साइंस सब विषय हैं इसमें। टीजीटी मैथ्स का स्पेशल बैच भी चल रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और हमारी सारी सामग्री जो है 77% के साथ डबल वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है Y321 कोड डालने पर। उत्सव प्रिपरेशन उत्सव जो है इसका नाम रखा गया है। तो चलिए ठीक है,
27वां प्रश्न आपके सामने रहा, कुंभोदर सिंह का वर्णन किस सर्ग में है? ये लो जी, कुंभोदर सिंह का वर्णन किस सर्ग में है? कुंभोदर और सिंह का वर्णन किस सर्ग में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? किसका उत्तर सबसे पहले आता है ये देखना है। और समय पूरा हो गया है। इसका जो वर्णन आता है दूसरे सर्ग में ही आ जाता है। आपने जब नंदिनी गाय की सेवा वो कर रहे होते हैं तब सिंह का वहाँ पर आक्रमण को लेकर के पूरी चर्चा है। 27 का बी उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला नाम दिख रहा है, वो है जी, ठीक उत्तर देने वालों में अभिषेक राज, महेश जिंजुवादिया। आप मुझे नए दिख रहे हैं हमारे चैनल पे पहली बार। संजना जी, संदीप जी, सबके उत्तर जो हैं वो ठीक होंगे ही। मैं सबके उत्तर नहीं देख पाऊंगा, लेकिन द्वितीय सर्ग में वर्णन है। अज के पुत्र का नाम क्या है? 28वां प्रश्न आपके सामने रहा। राजा अज के पुत्र कौन है? ये अभी पढ़ करके आए, लेकिन यही मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं, वहाँ पर ये क्रम गड़बड़ हो जाता है। तो क्रम गड़बड़ ना हो, आपका अभ्यास बना रहे, इसलिए प्रश्न के रूप में फिर दे दिया है इसको। अभी हमने पूरी वंशावली आपको दिखाई थी, तो जिनको याद होगा दशरथ, इनके मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने जब पढ़ा था तब दशरथ थे। अगर अब बदल गए हों तो अलग बात है, लेकिन अभी भी नहीं बदले भैया, दशरथ ही हैं अजय के पुत्र। 16वें सर्ग में किसका वर्णन है? ये इसलिए है कि पूरा 19 सर्गों का कथानक जो है वो एक कॉपी पेन पर अपना बना लीजिए, कॉपी पेन से अपना कथानक, 19 सर्गों का पूरा कथानक, वो एक एक सर्ग में किस किस चीज़ का वर्णन है विषय सूची से अपना देख करके बना लीजिएगा आप, तो आपके प्रश्न जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुश का वर्णन है 16वें सर्ग में। अभी भी पीछे प्रश्न आया था, कुश नायिका की बात जहाँ पर हुई थी। 30वां प्रश्न आपके सामने रहा, अस्त्र ज्ञाता की उपाधि जो है वो किसके लिए प्रयोग की गई है, किसको दी गई है यहाँ पर? अस्त्र ज्ञाता, कुमुदनाग, गंधर्वराज, कुश या रघु? अस्त्र ज्ञाता। अपराजिता राय जी, महेश जी, जिंजू वादिया जी, मंजू पवार जी, कुमारी रेखा जी, मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं आप। अस्त्र ज्ञाता जो है वो कुमुदनाग हुआ करते थे, अभी भी कुमुदनाग ही हैं भैया, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। ये हम फोकट में यहाँ बता दें और आप इसको सुने और सुन करके आंख बंद करके सो जाएं बिना विचारे, तो ना हमारे अध्यापन का लाभ है, इस प्रकल्प का लाभ है, और ना आपको जो 1 घंटा बिता करके वो जो फ्री नेट अब मिल रहा है उसका प्रयोग कर ले करके आप जो समय लगा रहे हैं उसका भी कोई लाभ नहीं है जब तक आप इनको याद नहीं कर लेते। तो कृपया 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 इनको याद कर लीजिएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने रहा, कुश की पत्नी कुमुदवती किसकी बहन है? ये आपस में संबंध पात्रों का पता लग जाता है तो प्रश्न आपके ठीक होते हैं। देखो, एक आपके सामने बटन दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उसे कहते हैं ये, उसमें अंगूठा आता है, अंगूठा ये वाला जिसको पहले छापते थे, अब छापना बंद हो गया है, अब तो कोई भी हो वो सिग्नेचर करता है। पहले बहुधा जो है वो हम सबके दादा बाबा जो हैं किसी ना कोई परिवार में अंगूठा वाला व्यक्ति रहा होगा। तो भैया कुमुदनाग की भगिनी थी ये अभी, जिनको अस्त्र ज्ञाता कहा गया है, और 16वें सर्ग में जो है कुश का वर्णन पूरा मिलता है। ये अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने रहा, सीता स्वयंवर किस सर्ग में है? सीता का स्वयंवर जो है वो कौन से सर्ग में है? 11, 10, 12, 13। 10, 11, 12, 13। लो जी, आपका उत्तर ठीक हो जाएगा निश्चित रूप से। और 31 का उत्तर बी देने वालों में सबसे पहला नाम जो मुझे दिख रहा है, मैं बीच बीच में नाम आपके पढ़ देना चाहता हूँ, मंजू पवार जी के उत्तर लगभग ठीक होते हैं। आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, पर प्रश्न जो हैं वो हम कुछ सरल रखने का स्तर भी रखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखते हैं, सब तरह के प्रश्न रखते हैं। तैयारी तब अच्छी मानिएगा जब आपका प्रश्न ना गलत हो। आप अपने आकलन के लिए अपना कॉपी पेन साथ रखिए और ये अपना आकलन प्रतिदिन का ये कीजिए कि आज अगर हमने 40 प्रश्न किए तो 40 में से कितने गलत हुए। जिस दिन 5 से अधिक प्रश्न गलत हुए मतलब आपका जो अध्ययन है वो कमजोर हो गया है, आप पूरा और अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि 40 प्रश्न में से 35 प्रश्न सबके ठीक होते हैं, 5 प्रश्न देने वाला ही विजयी होता है। तो सीता स्वयंवर का वर्णन जो है वो 11वें सर्ग में है, आपका उत्तर ठीक होगा 32 का ए।
और देखें तब तक 33वां प्रश्न आपके सामने रहा, समुद्र वर्णन गंगा यमुना वर्णन कौन से सर्ग में है, इसका उत्तर दीजिएगा। 32 का उत्तर देने वालों में मैं नाम देख लेता हूँ। सबसे पहला नाम जो 32 में मुझे दिख रहा है, ए देने वाले में संगीता यादव जी हैं। मैं संगीता जी आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ का मतलब अभी आप में मुझे दूसरी तीसरी बार दिख रही हैं, लेकिन उत्तर आपके भी अच्छे आते हैं। तो जो व्यक्ति उत्तर देता है वो बढ़िया लगता ही है। मनीषा जी का उत्तर ठीक है और समय पूरा हो गया है। 13वें सर्ग में समुद्र वर्णन गंगा यमुना का वर्णन आया है। सभी सर्गों के नाम आप अपने कॉपी पेन पर लिख लीजिए, कॉपी पेन से लिख लीजिए, पेन पर मत लिखिएगा, पता चला वो पेन आप कहीं परीक्षा में लेंगे और आप चीटिंग में बाहर, फिर कहेंगे जी आपने कहा था। अजय विलाप किस सर्ग में है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है रघुवंश का, अजय विलाप। अंगूठा की बात हम कर रहे थे, दबाया होगा आप सबने, ऐसे 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 ऐसे, अगर आपका अंगूठा जितना दबा होगा उतना हम तक पहुंचेगा। अजय विलाप जो है वो 7, 8, 9, 10 कौन से सर्ग में अजय विलाप आता है? ये उत्तर रहा आपका 8वें सर्ग में अजय विलाप आता है। और 34 का भी उत्तर देने वालों में मैंने ऑनलाइन सेकंड टाइम ही आई हूँ संगीता जी। हाँ, मुझे ऐसा याद आया, आपका मतलब आप एक बार आई रही होंगी, तो चलिए बढ़िया है। जो व्यक्ति हमसे संतुष्ट होकर के यदि हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसे हम अपनी सफलता मानते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम पर भरोसा करके आप हमारी वीडियो को देख करके कुछ लाभ उठा रहे होंगे। 8वें सर्ग में आता है। 34 का भी उत्तर देने वालों में नाम पढ़ूं, लाइक और शेयर दोनों कर दिए। अंशु भटनागर जी आपका धन्यवाद है। 35वां प्रश्न आपके सामने रहा, शत्रुघ्न द्वारा मथुरा नगरी की स्थापना का वर्णन कौन से सर्ग में? कि शत्रुघ्न ने मथुरा की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न बनता है यहाँ पर कि मथुरा नगरी की स्थापना किसने की थी? शत्रुघ्न ने की थी। कौन से में है आप उत्तर दीजिएगा। तब तक 34 का भी उत्तर देने वाला मैं नाम पढ़ दूँ तो सबसे पहला नाम मनीषा मुत्रेजा जी और इनके बाद जो है वो मंजू पवार जी। गलत हो गया आपका उत्तर, कोई बात नहीं। संजना जी 2237, आप 1-2 दिन से उत्तर ठीक है आपके, बिल्कुल बढ़िया। 35 प्रश्न का उत्तर जो है वो 15वें सर्ग की ये चर्चा आती है जहां शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी की स्थापना का वर्णन जो है किया गया है। 36वां प्रश्न आपके सामने रहा, समय कम है। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन कौन से सर्ग में है? शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। मैं अधिक बात ना करते हुए इस पर आगे बढ़ूंगा। 5, 7, 8, 6 शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। 36 में इंदुमती स्वयंवर की बहुत प्रसिद्ध घटना है। कौन से वर्णन में, कौन से सर्ग में इनका वर्णन है? बी उत्तर आया है। 36 का उत्तर नहीं आया अभी, 36 का लिखिएगा। 6ठे सर्ग में इंदुमती का वर्णन आया है स्वयंवर का। और 37वां प्रश्न आपके सामने है, रघु दिग्विजय का वर्णन किस सर्ग में है? 3, 4, 5, 6, 7 है, 6 नहीं है। 37वां प्रश्न आपके सामने रहा। 36 का डी उत्तर देने वालों में मुझे सबसे पहला नाम जो दिख रहा है वो संगीता यादव जी, आप टॉप पर बनी हुई हैं आज। और संजना जी के उत्तर ठीक है, फिर मंजू पवार जी का उत्तर ठीक नहीं है, करुणा गुप्ता जी का उत्तर ठीक है, मनीषा जी का उत्तर ठीक है, रेखा जी का उत्तर ठीक नहीं है। रघु दिग्विजय का वर्णन आरंभ में ही है, 4थे सर्ग में। 38वां प्रश्न आपके सामने रहा, रघुवंश की लगभग कितनी टीकाएं प्राप्त होती हैं? कभी नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि टीकाओं को जो है वो पाठ्यक्रम में नहीं लगाया गया है, परंतु यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन का प्रश्न है, लगभग कितनी टीकाएं प्राप्त होती हैं? 40 टीकाएं प्राप्त होती हैं भैया, उत्तर आपका ठीक होना ही चाहिए। और अगला प्रश्न इससे अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये है कि रघुवंश पर प्राप्त जो मल्लीनाथ की टीका है उसका नाम क्या है? भैया मल्लीनाथ ने 5 महाकाव्यों पर टीका लिखी है, 5 का नाम लिख करके मल्लीनाथ ने जो जो नाम रखे हैं वो उनका नाम लिख लीजिएगा। 6 सेकंड बची है, कौन उत्तर देगा? मैं जब पढ़ रहा था तो संजीवनी हुआ करती थी, अभी आप भी संजीवनी पढ़िएगा, बदल गई होगी तो हम अगले साल अपडेट कर देंगे। 40वां प्रश्न आपके सामने रहा,
पदार्थ दीपिका किसकी टीका है? ये लो जी, पदार्थ दीपिका किसकी टीका है, उत्तर दीजिएगा। और संजीवनी 39 का सी उत्तर देने वालों में सबसे पहला नाम मुझे दिख रहा है, वो है जी संगीता यादव जी का उत्तर ठीक है। उनके बाद फिर 39 का सी, चलिए ठीक है, पदार्थ दीपिका पर है, वो नारायण पंडित की टीका है जो कि लिखी गई है 40 टीकाओं में से रघुवंश पर। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? बहुत बढ़ चुके हैं, कौन है पत्नी, कहाँ की हैं, क्या नाम है? आज ही हमने पूरा विस्तार से 95 श्लोक तक पूरा किया है रघुवंश महाकाव्य को पेड बैच में, तो पढ़ लीजिएगा। सुदक्षिणा नाम आता है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमुदवती किसकी पत्नी थी? अभी पढ़ा था हमने। 42वां प्रश्न है, संध्या से किसकी तुलना की गई है? ये लो जी, संध्या से किसकी तुलना की गई है? 41 का बी उत्तर सबका ठीक आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए भैया। 42 का उत्तर भी आ गया है, वो 41। चलिए ठीक है, 42 का जो है वो धेनु उत्तर आएगा। गौ से तुलना, धेनु से तुलना की गई है संध्या की। 43वां प्रश्न है, सुदक्षिणा कहाँ की राजकन्या थी भैया? लो जी, पंक्तियां याद आ गई होंगी तो आपको एकदम उत्तर ठीक रहेगा। मगध की, अयोध्या की, राजगिरी की, कौशाम्बी की। पंक्ति भी नहीं याद है तो हम इसको विस्तार से बता के आए हैं अभी। सुदक्षिणा अयोध्या की रानी थी क्या? राजकन्या पूछ रहे हैं कहाँ की थी? अरे मागधी, मगध की थी। लो जी, अभी पढ़ के आए हैं। और 43 का ए उत्तर किसका आता है अभी देखेंगे हम। तब तक 44वें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दिलीप की गौ सेवा किस सर्ग में वर्णित है? लो जी, अभी पढ़ के आए, ये प्रश्न बदल करके पूछ लिया गया है। गौ सेवा कौन से सर्ग में वर्णित है दिलीप की? 43 का ए उत्तर सबका आएगा, जिसका गलत आएगा वो गलत, कोई बात नहीं है। गलत उत्तर आना कभी कोई गलत बात नहीं होती है। यहाँ गलत आ जाए तो आ जाए, कोई समस्या नहीं है। आपका नाम छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाता है तो फिर आंख बंद करके सर पे हाथ रख के ऐसे बैठना पड़ जाता है। कल मेरी आप में से ही किसी एक सज्जन या महिला से बात हुई, उन्होंने बताया कि जी मैं DSSB में पिछली बार मेरे 2 प्रश्न जो हैं वो से रह गई थी, 2 प्रश्नों से मैं, उनको बड़ा दुख हुआ। तो ऐसे ही सबको दुख होता है, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे सर्ग में जो है नंदिनी की चर्चा आती है कि दिलीप ने गौ सेवा की थी, ये उत्तर है। 7 मिनट बची हैं, प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं। 44 हो गए हैं। 45वां प्रश्न आपके सामने रहा, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है भैया? बहुत प्रसिद्ध है, काव्य प्रकाश ने उदाहरण भी यही दिया है। निदर्शना उपमा अतिशयोक्ति के संदेह, कौन सा अलंकार है? क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहाद उडूपेनास्मि सागरम। देखो भैया, बबीता शुक्ला जी मुझे कुछ नहीं दिख रही हैं अभी। संस्कृत में 100 में से संगीता जी के 69 आए थे DSSB में। बढ़िया बात है जी। देखो निदर्शना है जी, निदर्शना। निदर्शना क्या है? जहां उपमा जो है उससे अधिकता बात की जाती है, वहां अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प है, उपमा परिकल्पक। जहां असंभव सी बात जो है वो की जाती है उपमा दे करके। तो ये कहने हैं कि कहाँ तो सूर्य में, सूर्य वंश में उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, और कहाँ मैं ऐसा जो अल्प विषय मति मेरी जो है वो कैसे लिखूंगा इसको? असंभव सा कार्य है। तितिर्षुर दुस्तरम मोहाद उडूपेनास्मि सागरम। 46वां प्रश्न आपके सामने रहा, तेजसाम हीन वयः समीक्षते सुक्ति किस सर्ग में आती है? 46वां प्रश्न आपके सामने रहा, शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा। चलिए संगीता जी, इस बार जो है ये तो आपका क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था, ये बताइएगा क्या दिक्कत रही, कैसे रहा?
तेजसाम ही न वयः समीक्षते, समीक्ष्यते है भाई, गलत लिखा हुआ है, समीक्ष्यते। तेजसाम ही न वयः समीक्षते 11वें सर्ग में है, 46 का ए है। 47वां प्रश्न आपके सामने रहा, संबंधम आभाषण पूर्व माहु, सुक्ति का वक्ता कौन है? दिलीप धेनु सिंह वशिष्ठ, बट फर्स्ट पेपर में 25 कम रह गए थे, यही तो समस्या होती है। तो इसलिए यदि आपको ऐसा देखो संस्कृत में मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप DSSB में संस्कृत मत पढ़ें, केवल फर्स्ट पेपर सेक्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका पक्का होना चाहिए, इसलिए दिक्कत होती है। सेक्शन ए में अगर गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। दिलीप ने कहा इस सूक्ति को दूसरे सर्ग में। 48वां प्रश्न है, राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वर कौन देता है? राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वर कौन देता है? अभी हम पढ़ करके आए, फिर प्रश्न आ गया है, वशिष्ठ सिंह नंदिनी कामधेनु। देखो जी, आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा ये प्रकल्प ठीक लग रहा है तो कृपया हमें बताइएगा, या कोई त्रुटि लग रही है तो भी बताइएगा जी, कि जिससे हम लोग सुधार कर सके। और ऐसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो ढूंढ करके संदर्भ सहित लिखे जाएं, ठीक ठीक लिखे जाएं। परंतु यदि किसी प्रश्न पर आपको प्रतिपत्ति हो, वैमत्य हो, तो अवश्य बताएं, मैं उसको यहाँ पर सब लोगों का ठीक करा सकता हूँ कि जिससे किसी का गलत ना हो। ठीक है, तो नंदिनी ने कहा था भैया, नंदिनी की सेवा की थी उन्होंने, 48 का सी उत्तर दिया है सबने। कामधेनु नहीं है जी, एक नारायण पौडेल। थोड़ा सा इंग्लिश हमारी कमज़ोर सी है जी, इसलिए नाम पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं आपके नाम को सही नहीं पढ़ पाया, ऐसा हो सकता है भाषा प्रभाव के कारण मेरे अपने। तो नंदिनी ने कहा था ऐसा। 3 मिनट हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 49वां प्रश्न आया, भिन्न रुचिर ही लोकः, ये सुक्ति किस वर्ग सर्ग में है? कहीं भिन्न रुचिरो ही लोकः है, कहीं भिन्न रुचिर ही लोकः है, तो किस सर्ग में है? बहुत महत्वपूर्ण सुक्ति है। 5, 6, 1, 2। आज रात्रि में वैदिक साहित्य के 90 से अधिक प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे, 1.5 घंटा आपके साथ रहेंगे और आपका पूरा ठीक हो जाए, वैदिक साहित्य वाला पूरा कवर हो जाए। आप तैयारी पढ़ करके आइएगा आज, और शाम को उत्तर दे करके अपनी तैयारी की जांच कीजिएगा। और इसका जो उत्तर है वो है 6ठे सर्ग में, ध्यान दीजिएगा। 49 का बी उत्तर आया होगा, ठीक लोगों है आपका, बिल्कुल सही है जी। ये लो जी, 50वां प्रश्न आपके सामने रहा, शंकर के गण निकुंभ का मित्र एवं शंकर का अनुचर कौन है? हमने अभी शुरू में बताया था, इसका उत्तर कौन देगा? 50 का। शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, मैं 10 सेकंड में इसको बंद कर दूंगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 2 प्रश्न हमारे पास और हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए। कुंभोदर हैं भैया, ये ध्यान दीजिएगा। 51वां प्रश्न आपके सामने रहा, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, ये सुक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? 10 सेकंड में उत्तर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है। धेनु सुदक्षिणा सीता के इंदुमती, श्रुते इव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत्। भैया सुदक्षिणा के विषय में चर्चा है। और 52वां प्रश्न आपके सामने रहा, छायेवताम भूपतिरन्वगच्छत्, इसकी किसकी ओर संकेत किया गया है? छाया इव ताम भूपति अन्वगच्छत्। और आपके उत्तर जो हैं वो ठीक आ रहे होंगे, बिल्कुल जो है ये दिलीप जो हैं उनकी चर्चा की गई है। आज का हमारा सत्र जो है वो यहीं समाप्त हम लोग करते हैं। आपसे फिर कल यहीं मिलेंगे। और इसका जो वो है, आपको एक टेलीग्राम लिंक मिला होगा यहाँ पर, आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको प्रतिदिन की वीडियो की जानकारी मिल जाती है कि किस समय संस्कृत की वीडियो होगी, किस समय क्लास होगी। तो कुछ विशेष कक्षाएं जो होती हैं वो प्रायः लोगों की छूट जाती हैं, तो आपकी कक्षा ना छूटे वो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको कुछ पूछना है, कोई मन में शंका है, आप हमारे मेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमने सबसे आरंभ में आपको दिया था। तो चलिए इतना कह करके आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। मुलाकात क्या होगी? यही मिलेंगे शाम को 8 बजे वैदिक साहित्य के साथ। कुछ लोगों का अभी DSSB PGT का पेपर होने वाला है। DSSP लिख दिया क्या? बी लिखना था, और वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और TGT DSSB वालों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी नेट JRF के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो DSSB विशेष हमारा रहेगा। प्रश्नों का स्तर जो है वो नेट लेवल वाला अधिक नहीं रखेंगे, वो DSSB वाला अधिक रखेंगे। तो चलिए जुड़िएगा। यूट्यूब का टाइम बता दीजिए। यूट्यूब का टाइम हमारा अभी 1:30 है। मंजू जी, लिंक सेंड मी सर, आप मेल भेजिएगा हमें, आपको मेल पर हम भेज दिया करेंगे। आपने हमारा मेल देखा तो वहाँ आप जा कर के, आपसे एक निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। कोई प्रश्न होता है, कोई शंका होती है, कमेंट कीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। आपकी हर कमेंट को मैं प्रतिदिन देखता हूँ, उसका उत्तर देता हूँ। और शेयर अवश्य कीजिएगा। इसको ऐसा करने से हमारी रीच बढ़ती है, हम लोग अधिक लोगों तक पहुँच पाते हैं, अपनी बात पहुँचा पाते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा अड्डा 247 के इस चैनल को हमारे, और ऐप को डाउनलोड करेंगे, और आपको टीचिंग यदि वहाँ पर पैक लेना है कोई भी, वहाँ आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।